दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा कि क्या बहुत जल्द ही दुनिया एक बार फिर एक बहुत खतरनाक हमले को देखेगी। प्रश्न है, हमला कितना खतरनाक होगा, कौन सा है वो देश जो हमला करेगा और कौन सा है वो देश जिस पर यह हमला होने वाला है। आपने अभी पिछले दिनों सुना होगा, यूक्रेन ने एक रूस पर एक ऐसा हमला करा जिससे रूस को बड़ा भारी नुकसान हुआ। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि रूस बहुत जल्दी एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। रूस में आपात बैठक वगैरह तो हुई, लेकिन रूस की ओर से बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। दुनिया में दो तरीके का अंदाजा लगाया गया। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि रूस बहुत कमजोर हो गया है पिछले 3 साल से युद्ध करते करते, और शायद अब वो यूक्रेन के हमले का जवाब देने में सक्षम नहीं है। और दूसरा एक आकलन ये था कि रूस बहुत तीखी प्रतिक्रिया देकर यह नहीं कहना चाहता कि यूक्रेन का हमला बहुत गंभीर था, बल्कि वो मानता है कि जैसे हाथी पर एक ततैया हमला कर देती है तो हाथी का कुछ नहीं बिगड़ता, तो इस तरीके का संकेत रूस देना चाह रहा था। फिलहाल कल एक खबर आई, और ये खबर आई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट करी। हालांकि उस पोस्ट को थोड़ी देर बाद ही उन्होंने डिलीट कर दिया। क्यों करा ये नहीं पता। उसमें वो कहते हैं कि पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्हें बताया कि यूक्रेन ने जो हमला किया है उस हमले से रूस को कितना नुकसान हुआ है। और साथ ही अमेरिका की जानकारी में यह बात डाल दी कि वो बहुत ही जल्दी यूक्रेन के हमले का जवाब देंगे, और हमले का जवाब उचित स्तर पर देंगे। यह बात यूक्रेन को भी पता थी कि जब वो इतना बड़ा हमला करने जा रहा है तो रूस उसके पास शीघ्र हमला करेगा। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों से अपील करी थी कि हमें कुछ एयर डिफेंस सिस्टम, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जल्दी से जल्दी आपूर्ति किए जाए, जिससे कि रूस यदि हम पे हमला करता है तो हम उससे अपना बचाव कर सके। वो चाहते हैं कि रूस का हमला करने से पहले यूक्रेन को वो एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन के पास अब इतना समय नहीं है कि उसको इतनी जल्दी एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए कि वो रूस के हमले से अपने आप को बचा सके। अगले 2 या 3 दिन में कभी भी रूस एक बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन इस हमले के साथ ही, कि पोस्ट के साथ ही, ट्रंप ने एक बात और जोड़ दी। ट्रंप ने कहा कि पुतिन से जो मेरी बात हुई, बातचीत लगभग 75 मिनट चली, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में टेलीफोन पर 75 मिनट बातचीत एक बड़ी बात है। ट्रंप कहते हैं कि पुतिन का रवैया बहुत सख्त था, बातचीत का लहजा बहुत सख्त था, और पुतिन की बातों से ऐसा नहीं लगता कि रूस और यूक्रेन के मध्य जल्दी ही कोई समझौता होगा। उन्होंने लिखा कि पुतिन का यह मानना है कि अब शांति वार्ताओं का कोई औचित्य नहीं है, और रूस बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ट्रंप ने इसी बातचीत में कुछ और इशारे कर दिया, जिसका निहितार्थ में निकाल रहा हूं। ट्रंप ने लिखा कि मैंने उसी समय पुतिन को यह कहा कि ईरान भी परमाणु हथियार बनाने के नजदीक है।
और मैं ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। उन्होंने यह भी लिखा कि पुतिन भी मेरे जैसी राय के दिखे। पुतिन ने क्या कहा उन्होंने यह नहीं कहा, शायद पुतिन ने गोल बोल बात रखी। उन्होंने कहा कि पुतिन भी मेरी जैसी राय के दिखे। और ट्रंप कहते हैं कि मैंने पुतिन से कहा कि मैं नहीं चाहता ईरान पर शीघ्र ही बमबारी हो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दूंगा। इसका मतलब है ट्रंप ने पुतिन की बातचीत में अपना भी हिसाब बराबर कर लिया और पुतिन को सीधे सीधे यह इशारा कर दिया कि यदि तुम भी शीघ्र ही यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं भी किसी भी समय ईरान पर बमबारी कर सकता हूं, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। इसका अर्थ यह है कि दुनिया बहुत जल्दी दो हमले देख सकती है। एक हमला रूस का यूक्रेन पर और दूसरा हमला अमेरिका का ईरान पर। रूस कितना गंभीर हमला करेगा, कितना बड़ा हमला करेगा, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषकों की अलग अलग राय है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रूस जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहा है, जिससे कि नाटो के देशों की जनता और अमेरिका की जनता युद्ध से ऊब जाए और वो अपनी सरकारों के खिलाफ खड़ी हो जाए कि तुम अनावश्यक रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे हो, वहां महंगाई हो जाए और वहां की जनता अपनी सरकारों के खिलाफ खड़ा हो जाए। जबकि दूसरा तर्क यह है, इसका वो बिल्कुल विपरीत है, और वो यह है कि नाटो देश और अमेरिका जानबूझकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है और युद्ध को रूस नहीं बल्कि नाटो और अमेरिका लंबा खींच रहा है। और नाटो की और अमेरिका की रणनीति यह है कि लंबा खींचकर रूस की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया जाए। रूस की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो भी रही है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं कि महंगे तेल, महंगी गैस और महंगे पेट्रो प्रोडक्ट्स की वजह से हालत यूरोप की, नाटो देशों की और अमेरिका की भी बहुत अच्छी नहीं है। वो तो शुक्र यह है कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल, गैस और पेट्रो प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसको कुछ लाभ के साथ यूरोप को और कुछ और देशों को बेच रहा है, जिससे एक और रूस की इकोनॉमी को सिंबल मिल रहा है, उसको ताकत मिल रही है, क्योंकि उससे भारत उसका माल खरीद रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। दूसरी ओर भारत की अपनी जरूरतें पूरी हो रही है। तीसरी ओर भारत वो माल लाभ के साथ एक निश्चित प्रतिशत के साथ दूसरे देशों को बेच रहा है, तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, भारत को फायदा हो रहा है। और चौथी बात कि एक ठीक ठाक कीमत पर यूरोप को गैस, तेल और पेट्रो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। वो अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो रूस से नहीं खरीद रहे, वो भारत से खरीद रहे हैं। और चूंकि उनको माल मिल रहा है तो उनके देश में बहुत ज्यादा असंतोष नहीं है। हालांकि अमेरिका के कुछ सेनेटर इस व्यवस्था को लेकर नाराज है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिकी संसद में एक प्राइवेट बिल रख दिया गया है जिस पर जल्द ही आगे चल के वोटिंग होगी, और जिसमें यह कहा गया है
कि जो देश रूस से तेल, गैस और पेट्रोल प्रोडक्ट खरीदेंगे, अमेरिका उनसे अपने व्यापार में 500% टैरिफ लगाएगा। मुझे लगता है फिलहाल हमें इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत में एक बहुत सक्षम सरकार है, सक्षम प्रधानमंत्री है, सक्षम वाणिज्य मंत्री है और सक्षम विदेश मंत्री है। वो निपट लेंगे इस बात से। लेकिन एक बात बहुत जल्दी निश्चित है कि अब जब पुतिन ने अमेरिका को सूचना दे ही दी है, तो यूक्रेन पर बहुत जल्दी और एक बहुत बड़ा हमला होगा। और माना जा रहा है यह हमला अब तक रूस द्वारा किए गए हमलों से ज्यादा बड़ा और ज्यादा गंभीर होगा। हालांकि यूक्रेन ने जिस दिन से हमला किया है, उस दिन से लगातार रूस की थल सेना बहुत बड़े हमले कर रही है यूक्रेन पर, जिसके बहुत ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे या मीडिया के अंदर नहीं है। लेकिन औसतन रोजाना 1300 से लेकर 1700 यूक्रेनी सैनिक डेली मारे जा रहे हैं रूस की सेना के द्वारा। लेकिन ना वेस्टर्न मीडिया, ना इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस न्यूज का अभाव है। फिलहाल अब जब पुतिन ने इन्फॉर्म कर दिया है, तो इसका मतलब है कि पुतिन अपने हमले को अंतिम रूप दे रहा है। महत्वपूर्ण बात क्या है, यूक्रेन ने भी अपना हमला करने से पूर्व अमेरिका को सूचित किया और पुतिन भी अपना हमला करने से पूर्व अमेरिका को सूचित कर रहा है। इसका मतलब एक बात बड़ा साफ है कि पुतिन भी इस तरीके से हमला करेंगे कि अमेरिका उससे आग बबूला ना हो, अमेरिका के हितों पर आंच ना आए। और शायद पुतिन भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिनका रुख पुतिन के प्रति कुछ लचीला था, वो लचीला बना रहे। और फिलहाल जिस तरीके से पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सूचित किया है, उससे ऐसा लगता है कि शायद अभी पुतिन यूरोप पर भी हमला नहीं करेंगे और यह हमला यूक्रेन तक सीमित रहेगा। दोस्तों, दुनिया की हालत लगातार तेजी से खराब हो रही है। मैंने जनवरी में एक वीडियो बनाया था, अगले 1461 दिन। हालांकि भविष्य वक्ता भी तमाम तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, कह रहे हैं 7 जून के बाद समय थोड़ा उग्र रूप लेगा, पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अभी भी जूझ रही है। और किससे जूझ रही है? वो भारत से नहीं जूझ रही, वो जूझ रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से। आज ये मैं जब आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, ये तारीख आज 5 मई है और इस वक्त लगभग 2:30 बजे है। आज सुबह भी बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की एक आर्मी कूच पर जोरदार हमला किया है। और ये हमला आज ही नहीं हुआ है, कल भी बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर एक बहुत घातक हमला किया था। और कल 4 जून थी, परसों 3 जून को भी बलूच आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला किया था। 1 जून से लेकर आज 5 जून तक लगातार बलूच आर्मी पाकिस्तान की सेना पर बड़े हमले कर रही है। बोले आसिम मुनीर और पाकिस्तान लंबी लंबी बातें करे, लेकिन उनकी सेना फिलहाल बलूच से जूझ रही है। उधर भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर समाप्त घोषित नहीं किया, स्थगित किया। तो पाकिस्तान अपनी सेनाओं को भारतीय सीमाओं पर से नहीं हटा सकता। स्वाभाविक है कि उसकी सेना 3 जगह बटी हुई है और वो तीसरा स्थान है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। कल अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों से
पाकिस्तान की सेनाओं पर बड़ा हमला हुआ। हालांकि अफगानिस्तान के सरकार ने साफ खंडन किया कि यह हमला हमने नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया कि यह हमला अफगानिस्तान प्रेरित था, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने किया है। और इस हमले में पाकिस्तान के 14 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। मतलब भारत में तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति है। हालांकि भारत ने भी अपनी सेनाओं को 2 जगह तैनात कर रखा है। भारत बांग्लादेश की ओर मिलने जाने वाली, अपनी पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली चिकन नेक जो बांग्लादेश से मिलती है, उसके प्रति बहुत सतर्क है। और कहा यह जा रहा है कि भारत ने उस चिकन नेक के पास अपने राफेल विमानों के साथ साथ भारी मात्रा में सेना की तैनाती कर दी है। उधर खबरें यह भी है, हालांकि यह पुष्ट है, कि भारत ने अमेरिका से कहा है कि हमने सिर्फ इसलिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया ताकि आप अपना जो सामान पाकिस्तान से निकालना चाहो वो निकाल लो, और जो नष्ट करना चाहो वो नष्ट कर दो, और हम दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर चालू करेंगे और पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताएंगे। पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन पाकिस्तान के उप सेनाध्यक्ष जनरल मिर्जा ने कल फिर कहा कि भारत ने यदि दोबारा हिमाकत करी तो इस बार ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद करे। अब से कुछ देर पूर्व पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी फिर कहा है कि यदि भारत हमारे ऊपर दूसरी बार हमला कर सकता है, और यदि इस बार उन्होंने हमला किया तो हम पहले से ज्यादा मजबूती से भारत को जवाब देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी कुछ बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। चौथा हमला ईरान की ओर से इजराइल की ओर से देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, और अमेरिका को भी यह आशंका है कि ईरान सिर्फ शांति वार्ता के माध्यम से टाइम की बार्गेनिंग कर रहा है और समय खींच रहा है। और इजराइल चाहता है कि वो जल्द से जल्द ईरान पर हमला करके उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दे, लेकिन इजराइल बिना अमेरिका की सहमति के यह हमला नहीं करना चाहता। देखना यह है कि वो बमबारी अमेरिका ईरान पर करेगा या अमेरिका इजराइल से कहेगा कि इजराइल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर दे। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको रूस का यूक्रेन पर एक भयंकर हमला देखने को मिल सकता है। अमेरिका द्वारा ईरान पर एक बड़ी बमबारी देखने को मिल सकती है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर एक बड़ा हमला देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक गंभीर आंतरिक युद्ध देखने को मिल जाए तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत करना, क्योंकि बलूच आर्मी रोजाना पाकिस्तान की आर्मी पे गंभीर हमले कर रही है। और उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चीन द्वारा तमाम तरह के पैचअप कराने के बाद भी दोनों देशों के मध्य सीमा पर टकराव है, और एक इस तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी यदि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू हो जाए तो भी आप ताज्जुब मत करना, हालात बांग्लादेश के भी बहुत खराब है। हो सकता है किसी दिन भी बांग्लादेश के सेना का तख्ता पलट हो जाए, सेना अध्यक्ष का तख्ता पलट हो जाए। हो सकता है बांग्लादेश के राष्ट्रपति का तख्ता पलट हो जाए, और संभव यह भी है कि भारत
और बांग्लादेश आपस में उलझ जाए। मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया कि भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है और बांग्लादेश में जो इस वक्त वहां के सभी प्राइमरी कॉलेज, इंटरमीडिएट तक के कॉलेज और डिग्री कॉलेजों के जो प्रोफेसर हड़ताल पर हैं और जो सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, यूनुस का आरोप है कि यह हड़ताल भारत के इशारे पर की जा रही है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में यहीं तक चर्चा कर रहा हूं और फिर आपसे कह रहा हूं आने वाले समय में दुनिया में कुछ बड़े संघर्ष देखने के लिए तैयार है। हालांकि सबसे पहली खबर आपको यूक्रेन और रूस के हमले की मिलेगी। देखना है कि रूस कितना बड़ा हमला करता है, कितनी तबाही लाता है यूक्रेन के अंदर और दुनिया को अपने हमले से कितना भौचक करता है। खबरें ऐसी हैं कि रूस अपनी आर्सेनिक मिसाइल, जिसका वो अभी पिछले साल यूक्रेन पर बिना परमाणु हथियार के परीक्षण कर चुका है, उसका इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। कुछ ऐसी खबरें हैं कि आर्सेनिक मिसाइल में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि रूस उसको अपने हिसाब से 250 से लेकर 250 से लेकर 1500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है। यानी कि रूस उस मिसाइल को जिस स्थान पर भी छोड़ेगा उसमें 250 डिग्री सेल्सियस का वहां टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है या 1500 अधिकतम 1500 से लेकर 2000 डिग्री तक का सेल्सियस डिग्री तक का भी टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है। 60 डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवन जीना हराम हो जाता है। यदि इवन रूस ने मिनिमम 250 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक का भी टेम्परेचर क्रिएट कर दिया तो यह बहुत घातक होगा। और यदि 1500 से 2000 तक भी टेम्परेचर ले गया रूस तो यूक्रेन को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं खत्म कर रहा हूं और चर्चा का विषय में फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहिए चर्चा का विषय, जो भी विषय आएगा उसको लेकर आपके सामने आऊंगा। और फिर अनुरोध कर रहा हूं, चलते चलते वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।